गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे यह दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत से संबंधित सभी राजवंशों हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत पर लगभग 5 वंशों ने राज्य किया था और ये जो 5 वंश थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इन सभी वंशों के जो प्रमुख शासक थे जिससे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी शासकों पे हमने क्लास लिया है और सबके वीडियो जो हैं, वीडियो लेक्चर जो है पढ़े हुए हैं। यदि आप जो भी स्टूडेंट नए हैं और वो पहली बार इस क्लास को देख रहा है या जिनके क्लासेस छूट गई हों, जैसे कि शुरुआत है 1206 ईस्वी से गुलाम वंश से, तो गुलाम वंश में हम लोगों ने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद पढ़ा हमने इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ठीक है। उसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत हुई, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में पढ़ा। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के विषय में पढ़ा। इसके बाद सैयद वंश को पढ़ा, उसके बाद लोदी वंश पढ़ा। तो जो स्टूडेंट नए होंगे तो उनको थोड़ा ये क्लास यदि क्रम से न पढ़ेंगे तो उनको समझने में दिक्कत होगी। तो कुछ लिंक में जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप उस लिंक से जो चैनल पर जा सकते हैं, उस क्लास पे जा सकते हैं। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं मध्यकाल के, तो आप पहले उसे प्रारंभ से देखें। पहले गुलाम वंश के शासकों को देखें, फिर खिलजी वंश के शासकों को देखें, फिर तुगलक वंश के शासकों को, सैयद और लोदी देखें। इसके बाद से दिल्ली प्रशासन को समझेंगे तो बेहतर तरीके से आपकी समझ भी डेवलप होगी और आपको याद करने में भी काफी आसानी होगी, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी सहूलियत होगी। तो दिल्ली प्रशासन को हम 2 हिस्सों में करके पढ़ेंगे। जब भी हम किसी भी जो है व्यवस्था, किसी भी राज्य साम्राज्य का प्रशासन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान दिया जाता है कि केंद्रीय प्रशासन कैसा है, ठीक है। इसके बाद से केंद्रीय प्रशासन जो है कई सारे प्रशासनिक विभागों में बटा हुआ है, कई सारे प्रशासनिक विभागों के द्वारा इस केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था संचालित होती है। प्रशासनिक इकाइयां कैसे है, जैसे केंद्र, राज्य, जैसे केंद्र है, राज्य जिलों में बटा, जिला जो है ब्लॉक में बटा, गांव में बटा। तो किस तरह से प्रशासनिक इकाइयां हैं, इसको संचालित करने वाले जो हेड अधिकारी हैं वो कौन हैं और किस तरह से पूरी इस व्यवस्था जो उस राज्य की व्यवस्था है कैसे संचालित होती है। फिर उसी में देखते हैं प्रशासन के अंदर ही भू राजस्व व्यवस्था कैसी है, आर्थिक क्षेत्र में भू राजस्व कैसे कलेक्ट होता है, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से आधार हैं, न्याय व्यवस्था कैसी है, सैन्य व्यवस्था कैसी है। तो इन सारे माध्यमों से हम प्रशासन का अध्ययन करते हैं। तो प्रशासन पे हम 2 क्लास लेंगे। ये पहली क्लास है प्रशासन से संबंधित और आज हम दिल्ली सल्तनत के इस प्रशासन को आए समझने का प्रयास करते हैं। दिल्ली सल्तनत के कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, सबसे पहले देखें कि सल्तनत कालीन प्रशासनिक इकाइयां कौन सी थी। पहली इकाई है सल्तनत, यानी केंद्रीय व्यवस्था को हम सल्तनत कहते हैं। तो केंद्रीय व्यवस्था सल्तनत थी। सल्तनत जो है ये कई सारे जो है इक्तों में बटा हुआ था। इक्ता कहने का मतलब कि जैसे आज देखें, सल्तनत कहने का मतलब आज की केंद्रीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। इक्ता क्या है, तो ये प्रांत हैं कई छोटे छोटे। इस अब जो है सल्तनत बहुत विशाल था, तो इस विशाल को एक ही जगह से कंट्रोल करना, इस पूरी व्यवस्था को, पूरी प्रशासन को एक जगह से कंट्रोल करना थोड़ी सी काफी मशक्कत भरा कार्य था। तो इसको जो है सुचारू रूप से प्रशासन को संचालित करने के लिए सल्तनत को इक्ता में बांट दिया गया। इक्ता जो है कई सारे सिकों को मिलाकर इक्ता का निर्माण हुआ। सिकों को परगनों में और परगनों को गांवों में बांट दिया गया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। क्लियर हुआ। केंद्रीय प्रशासन को सल्तनत कहा गया, प्रांतों को इक्ता कहते थे। सिक मीन्स जिला था, परगना मीन्स जो है आज का ब्लॉक था और गांव का मतलब तो आज समझ ही रहे हैं। तो सल्तनत कालीन प्रशासनिक इकाइयां थी ये। सल्तनत कई सारे प्रांतों, सूबों में बटा हुआ था जिसे हम इक्ता कहते थे। इक्ता कई सारे सिकों में बटा हुआ था। सिक कई सारे परगनों में बटा था।
परगना गांव में बटा था। तो ये समझ में आ गया कि दिल्ली सल्तनत जो है किन किन प्रशासनिक इकाइयों के तहत अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अब देखें कि अब ये तो हो गई प्रशासनिक इकाइयां, अब कुछ ऐसे केंद्रीय विभाग थे जो पूरे दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने में मुख्य रोल निभाते थे। जैसे केंद्र का एक इन विभागों की सहायता से, अब देखिए ये जो विभाग थे किस लिए बनाए गए थे कि इन्हीं विभागों की सहायता से सुल्तान अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, अपने राज्य का संचालन किया करता था, अपने शासन का संचालन किया करता था। अब ये देखिए जैसे लिखा इन्हीं विभागों की सहायता से सुल्तान अपना शासन संचालित करता था। ये विभाग जो है एक केंद्र में है। कौन कौन से विभाग हैं ध्यान से देखें। दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत, ये दीवान ए विजारत जो है यह वित्त विभाग है। ऐसे कहें तो ये इस विभाग का जो प्रधान होता था उसे वजीर कहते थे। यह प्रधानमंत्री होता था सुल्तान का। लगभग सभी मामलों में सभी विभाग, जितने भी आप नीचे विभाग आप देखती हैं, इन सब का बॉस विभाग था यह, ठीक है। इन सब ही विभागों पर यह विभाग नियंत्रण भी करता था। तो ज्यादातर सुल्तान के करीब अगर सुल्तान से कोई दूसरा पद होता था तो वह पद होता था वजीर का, और इस विभाग को क्या कहते थे, दीवाने विजारत। क्लियर हुआ। दीवाने विजारत का प्रधान वजीर होता था। सुल्तान से जस्ट एक पायदान नीचे का की यह कड़ी है। इसके बाद से एक विभाग था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज यह सैन्य विभाग था। क्या था, सैन्य विभाग। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि सल्तनत काल में सैन्य विभाग की स्थापना पहली बार गुलाम वंश का शासक बलबन करता है। क्लियर हुआ। इस सैन्य विभाग का कार्य इस सैनिकों की देख रेख करना, उनके वेतन भत्ते की व्यवस्था करना, भोजन वस्त्र की व्यवस्था करना, अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था करना, यह विभाग करता था। और इस विभाग के प्रधान को दीवाने अर्ज विभाग के प्रधान को अर्ज ए मामलूक कहते थे। अर्ज ए मामलूक कहते थे। अब एक विभाग है दीवाने रिसालत। यह विभाग विदेश विभाग, यानी राज्य अपने पड़ोसी राज्यों से या बाहरी राज्यों से जो भी संपर्क स्थापित करता, व्यापारिक, सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी भी तरह का जो संबंध स्थापित करता, इस संबंध स्थापित करने का काम किस विभाग को था, दीवाने रिसालत विभाग को था। व्यापार कैसे हो, ट्रेड कैसे हो, किसे ट्रेड करने की इजाजत दी जाए, किसे ट्रेड करने की इजाजत नहीं दी जाए, कोई अगर विदेश से आता है तो उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सारा काम दीवाने रिसालत करता है। यह विदेश विभाग है, केंद्र का भी विभाग है। दीवाने इंसा, केंद्र में आपने देखा दीवाने विजारत या वजीर का विभाग है, वित्त विभाग है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है, इसकी स्थापना बलबन ने की थी जो गुलाम वंश का शासक था। दीवाने रिसालत या विदेश विभाग है। दीवान ए इंसा यह पत्राचार विभाग है। सुल्तान के यदि सुल्तान इक्तेदार को कोई सूचना देना चाहता है तो वह इस पत्र के माध्यम से देगा, और सुल्तान द्वारा दिए गए आदेश को पत्र रूप में कन्वर्ट करने का काम दीवाने इंसा को है। और दीवाने इंसा विभाग का कार्य है कि इस पत्र को जिस अधिकारी या जिस इक्तेदार के पास पहुंचाना है या किसी विदेश में किसी शासक के पास पहुंचाना है, तो ये दीवाने इंसा विभाग का कार्य है कि सुल्तान की सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए और दूसरे जगह की सूचनाएं भी सुल्तान को लाकर दे। ये काम कौन है करता है, दीवाने इंसा। तो आपने अभी तक कितने विभाग देखे, दीवाने विजारत यह वित्त विभाग है, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है, दीवाने रिसालत विदेश विभाग है, दीवाने इंसा यह वित्त विभाग है। इसके बाद है दीवाने कजा, दीवान ए कजा यह न्याय विभाग है। इसके प्रमुख को न्याय काजी कहते हैं और यह सल्तनत काल का न्याय विभाग है। इसके बाद है दीवाने वरीद, यह गुप्तचर विभाग है। सुल्तान अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था कर रखा था, इसे दीवाने वरीद कहते थे। और दीवाने वरीद के अंतर्गत वरीद नामक जो है अधिकारी होता था इसका प्रधान, और यह एक गुप्तचर विभाग था। तो आपने देखा
कि केंद्र के जो प्रमुख विभाग थे, दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने रिसालत, दीवाने इंसा, दीवाने कजा और दीवाने वरीद, इन विभागों के उपरांत भी कई सारे विभाग थे। जैसे कि पिछली क्लासों में हमने आपको पढ़ा रखा है कि कुछ नए विभागों का गठन कुछ सुल्तानों ने किया। जैसे बलबन ने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की। इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज यह भू राजस्व विभाग था, इसकी स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही की स्थापना की, यह कृषि विभाग था। फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे विभागों की स्थापना की, जैसे दीवाने बंदगान, दीवाने रिसालत, दीवाने इस्तेहाक, ये सारे विभाग फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जैसे दीवाने बंदगान यह दास विभाग था, दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग था और दीवाने खैरात यह जो विभाग था यह किस तरह दान विभाग था। तो इन सारे विभागों के उपरांत भी कई सारे विभाग थे जो पिछली क्लासों में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो याद रखें कि इन्हीं विभागों के माध्यम से, इन्हीं विभागों के प्रमुख अधिकारियों के माध्यम से सुल्तान अपने सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करता था। अब आगे देखें कि पहले अब देखेंगे कि प्रशासन कई सारे हिस्सों में। तो आज हम देखेंगे केंद्रीय प्रशासन किस तरह का था। तो केंद्रीय प्रशासन जो था, तो केंद्रीय प्रशासन का प्रधान स्वयं सुल्तान हुआ करता था, ये सभी लोग जानते हैं। और सुल्तान के पास सभी तरह के अधिकार थे, न्यायिक, वित्तीय, ठीक है। तो सभी चीजों ऐसे देखें तो यह सल्तनतकालीन व्यवस्था केंद्रीकृत व्यवस्था है, क्योंकि सभी तरह के निर्णय का अंतिम अधिकार केवल और केवल सुल्तान के पास है। सुल्तान सबसे बड़ा न्यायाधीश भी है, सुल्तान सबसे बड़ा वित्त अधिकारी भी है और सुल्तान सबसे बड़ा सेनानायक, सेनापति भी है। तो सब यह सल्तनतकालीन व्यवस्था जो थी कैसी थी, तो यह केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, सेंट्रलाइज सिस्टम यहां कार्य कर रहा था। अब देखिए कि सल्तनत सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद, जैसे आज की मंत्री परिषद है जो कि हमारे प्रधानमंत्री की सहायता, राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रप्रधान की सहायता करती है कई सारे कार्यों में। इसी तरह से सल्तनत काल में एक मंत्री परिषद होती थी। इसमें कई सारे अमीर वर्ग और कई सारे सुल्तान के अधिकारी, कई सारे विभागों के अध्यक्ष हुआ करते थे और इन्हीं सब की सहायता से सुल्तान अपनी व्यवस्था को संचालित करता था। और जैसे कि इसे अब मंत्री परिषद को क्या कहते थे, मंत्री परिषद को उस समय मजलिस ए खलवत, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि मजलिस ए खलवत क्या है। यह मंत्री परिषद है, यह सुल्तान को किसी भी कार्य में सहायता करता है उसे पूर्ण होने में। अगर सुल्तान को किसी बात की सलाह लेनी होती है तो वह मजलिस ए खलवत से लेता है, यानी मंत्री परिषद से लेता है। अब इस मंत्री परिषद की बैठक कहां होती है, बार ए खास, जहां बैठक होती है उसे बारे खास कहते हैं। किसकी बैठक, मजलिस ए खास, यानी मंत्री परिषद, मजलिस ए खिलवत जो है, मजलिस ए खिलवत की जहां बैठक होती है इसे कहते हैं बार ए खास। क्लियर हुआ, मंत्री परिषद को मजलिस ए खिलवत कहते हैं। अब देखें कि सुल्तान अपनी सहायता के लिए, अपनी सलाह के लिए सलाहकारों, अधिकारियों, मंत्रियों की सहायता से प्रशासन संचालित करता है। इसमें अमीर वर्ग भी है। क्लियर हुआ, अमीर वर्ग, सलाहकारों, अधिकारियों, मंत्रियों, गुप्तचरों, इन्हीं के माध्यम से सुल्तान अपने प्रशासन का संचालन करता है, केंद्रीय प्रशासन का। प्रशासनिक सुविधा के लिए कई सारी प्रशासनिक इकाइयां हैं। जैसे आपने देखा कि सुल्तान प्रशासनिक सुविधा के लिए कई सारी प्रशासनिक इकाइयां बनाया है। जैसे इक्ता, यह प्रांत है जिसे सूबा भी कहते हैं। इसके प्रधान को सूबेदार, इक्तेदार, वली या मुक्ति कहते हैं या मुक्ति कहती हैं। क्लियर हुआ कि इक्तेदार, इक्ता के प्रधान को, यानी प्रांत में को इक्ता कहते थे, तो इक्ता को हम सूबा कहते हैं, प्रांत कहते हैं। क्लियर हुआ, सल्तनत काल की यह दूसरी इकाई है। सबसे फर्स्ट में सुल्तान है जिसे केंद्रीय प्रशासन में सल्तनत कहते हैं। सल्तनत कई सारे इक्तों में बटा हुआ है जिसे हम प्रांत भी कह सकते हैं, सूबा कहते हैं। अब इक्ता के प्रधान को हम इक्तेदार, सूबेदार,
बलि या मुक्तई कहते हैं। बिल्कुल ये याद रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इक्ता के प्रधान को सल्तनत काल में क्या कहा जाता था। तो इक्तेदार तो यदि कहेगा तो आप बिल्कुल सीधे समझ जाएंगे, यहां कोई दिक्कत नहीं है। इक्ते के प्रधान को सूबेदार भी कहते थे, बलि भी कहते थे और मुक्ति भी कहते थे। क्लियर हो गया। अब देखें कि इक्ता जो है, इक्ता व्यवस्था किसने लागू किया था। तो इक्ता व्यवस्था को लागू करने का श्रेय गुलाम वंश के दूसरे सुल्तान इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को कई सारे इक्तों में बांट रखा था और इन इक्तों को एक तरह से पूरी तरह से खत्म कर दिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के समय में इक्ता व्यवस्था लगभग ना के बराबर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इसमें विश्वास करता है कि शासन की पूरी बागडोर वह सीधे अपने हाथ में रखना चाहता है। इक्ता व्यवस्था को खत्म किया। जो दान में दी गई भूमि थी, कई सारे इक्तदारों को जो उनके वेतन जो है, वेतन के बदले दान में दी गई थी, वेतन के बदले उनको भुगतान किया गया था, उसका भू राजस्व, उन सबको वह इकट्ठा करता है और दीवान ए खालसा सबको खालसा भूमि में तब्दील कर देता है। खालसा भूमि कहने का अर्थ यह है कि जो भूमि सीधे सुल्तान के नियंत्रण में हो, यानी उस पर कृषि कराने का कार्य, वहां से भू राजस्व वसूल करने का कार्य, सभी तरह के कार्य सीधे सुल्तान अपने नियंत्रण में लिया हो। जिस भूमि को सुल्तान अपने सीधे नियंत्रण में लिया हो और उसकी आय सीधे सुल्तान के खजाने में, सल्तनत के खजाने में जमा होती है, ऐसी भूमि को खालसा भूमि कहते थे। क्लियर हुआ। यहां का मालिक कोई नहीं होता था, यहां का मालिक स्वयं और स्वयं सुल्तान हुआ करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में इक्ता व्यवस्था लगभग समाप्त सी हो गई। अब ज्यादातर जो भूमि था वह खालसा में अलाउद्दीन खिलजी ने तब्दील कर दिया। क्लियर हुआ। अब देखें कि पुनः इक्ता व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक के काल से दृष्टिगोचर होती है। फिरोज शाह तुगलक ने पुनः इक्ता व्यवस्था को कायम किया और इसी व्यवस्था के तहत वह अपने शासन प्रशासन को संचालित करता है। अब देखेंगे कि इक्ता का शासन देखता था। आप सब समझ गए कि इक्तादार इक्ता का शासन देखता था, या मुक्तई जो है कहें, या बली कहें, या सूबेदार कहें, यह इक्ते का शासन व्यवस्था देखता था। अब इसका कार्य था कि उस इक्ता क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था को मैनेज रखना, एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से संचालित करना और भू राजस्व को कलेक्ट करके सुल्तान के पास भेजना। क्लियर हुआ। उस क्षेत्र से जो भू राजस्व है उसे कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, वसूल करके सुल्तान के पास भेजना। क्लियर हुआ। अब इक्ता भी कई सारे सिकों में बटा हुआ था प्रशासनिक जो है सुविधा के लिए। अब इक्ता भी बहुत बड़े बड़े हो जाते थे, तो इक्ता जो है कई सारे सिकों में बटा हुआ था जिससे कि प्रशासन सुचारू रूप से संचालित हो सके। और सिख के प्रधान को सिकेदार कहते थे। अब देखें कि सिख कई सारे परगनों में बटा हुआ था प्रशासन सुविधा के लिए, और परगने के प्रधान को आमील या मुशरीफ, दो अधिकारी थे परगने में, आमील और मुशरीफ। ये दो, आमील जो है यह परगने का प्रधान अधिकारी है, इसके पास जो है रेवेन्यू भी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी है। ठीक है, यानी पुलिस प्रशासन, न्याय प्रशासन, परगने का पुलिस प्रशासन, न्याय प्रशासन और वित्तीय प्रशासन, यह तीनों अधिकार आमील के पास हैं। ठीक है, लेकिन लगान वसूलने, लगान लगाने के लिए एक अधिकारी है जो विशेषकर केवल और केवल परगना में लगान से संबंधित कार्य करता है, इसे मुशरीफ कहते हैं या मुशर्रिफ कहती हैं। तो यह मुशरीफ या मुशर्रिफ केवल परगने में का अधिकारी है और यह लगान संबंधी कार्यों को करता है। भू राजस्व वसूलने का कार्य, भू राजस्व निश्चित करने का काम कि कितना भू राजस्व किस क्षेत्र से लिया जाएगा, किस व्यक्ति से कितना लिया जाएगा, यह काम मुशरीफ करता है। क्लियर हुआ। अब देखें कि परगना से भी छोटी एक इकाई थी जिसे हम गांव कहते थे। ठीक है, अब गांव में
जो अधिकारी होते थे इनको कहते थे खुद, मुकद्दम और पटवारी। खुद जो है यह वंशानुगत अधिकारी है गांव का, यानी कि गांव का यह स्थायी निवासी है, इसकी वंशानुगत परंपरा से यह आ रहा है। और यह छोटे जमींदार जो होते थे उन्हें हम खुद कहते थे। मुकद्दम गांव का प्रधान है, यह भी वंशानुगत है और यह भी ट्रेडिशन से, परंपरा से ही जो है गांव की प्रधानी कर रहा है। और यह हमेशा निश्चित रहता है कि एक ही परिवार का व्यक्ति खुद होता था उस गांव का और मुकद्दम होता था। लेकिन यह खुद और मुकद्दम की व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम अलाउद्दीन खिलजी करता है। अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बनता है तो खुद और मुकद्दमों से उनका अधिकार छीन लेता है और सीधे गांव को सुल्तान अपने अधीन लेता है। और यह पटवारी जो है यह परंपरागत अधिकारी ही है, लेकिन यह सुल्तान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सुल्तान के काफी नजदीक है। गांव की भूराजस्व को कलेक्ट करने, निश्चित करने का काम लगभग पटवारी किया करता था और इनकी सहायता से यह गांव से भूराजस्व को कलेक्ट करके परगने में भेजता था। परगने का अधिकारी आमील इसे सिख को भेजता था, सिकदार के पास, और सिकदार इस भूराजस्व को इक्तेदार के पास भेजता और इक्तेदार इसे सुल्तान के पास भेजता था। तो बात समझ में आ गई। तो अब देखें कि आपने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने खुद और मुकद्दम को हटा दिया था और इनके अधिकारों को छीन लिया था और पूरी तरह से गांव को भी, गांव की भूराजस्व व्यवस्था और गांव के प्रशासन को सीधे अपने नियंत्रण में रखा और पटवारी नामक अधिकारी के माध्यम से वह यहाँ की व्यवस्था को संचालित करता था। अब देखें, नोट थोड़ी सी ये ध्यान दें कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में इक्ता के स्थान पर खालसा भूमि का विस्तार हुआ। पिछले अभी कुछ पहले पढ़कर आए, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वाधिक एक खालसा भूमि का विस्तार किया। खालसा भूमि, जो भूमि सुल्तान के सीधे नियंत्रण में होती है, उसे खालसा भूमि कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको दिल्ली सल्तनत का प्रशासन समझ में आ गया होगा। 2 मिनट में एक बार समराइज करते हैं। आप देखें कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था कई सारे, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हैं: केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, जो है स्थानीय प्रशासन, इन सारी चीजों पर व्यवस्था देते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से केंद्र में विभाग हैं, किन विभागों के माध्यम से सुल्तान अपने प्रशासन को संचालित करता है। तो हम देखते हैं कि सल्तनत काल की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई को सल्तनत कहते हैं। उससे छोटे सल्तनत कई सारे इक्ताओं में बटा हुआ है। इक्ता सिख में, सिख परगना में और परगना गांव में बटा हुआ है। सल्तनत के जो प्रधान अधिकारी हैं इसे सुल्तान कहते हैं। इक्ता के प्रधान अधिकारी को इक्तेदार, मुफ्ती या बली या सूबेदार कहते हैं। सिख के अधिकारी को सिकदार कहते हैं। परगने में 2 तरह के अधिकारी हैं, एक आमिल है और दूसरा मुशर्रिफ है। गांव के अधिकारी को खुद, मुकद्दम और पटवारी के नाम से जानते हैं। खुद छोटे जो है जमींदार हैं, मुकद्दम बड़े जमींदार हैं और पटवारी